the whole soul and entire structure of a film is born from a writer. If the writer is a director, then of course that's a glorious addition. But just on its own, a writer is everything. बॉलीवुड में मुझे सीक्वल से हमेशा ही एक परेशानी रही है कि यहाँ पे सीक्वल सिर्फ कैश ग्रैबिंग के लिए बनते हैं या तो आईपी के दम पर या नॉस्टैल्जिया के नाम पर, क्योंकि उस सीक्वल का अपनी पहली मूवी से कुछ लेना देना कभी होता ही नहीं है। इट्स लाइक कि पहली मूवी बहुत चली थी तो अब दूसरी मूवी बनाते हैं, उसका नाम 2-3 रख देंगे, स्टोरी भी सिमिलर सी ही रखेंगे, बस कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करके और लो बन गया सीक्वल। अब ये सीक्वल ना ही पहली वाली मूवी की स्टोरी को कुछ एक्सपेंड करता है, ना उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये अपने आप में एक तरीके से स्टैंड अलोन फिल्म होती है, बस पिछली वाली की पॉपुलैरिटी पे ये और पैसा छापने की कोशिश करते हैं। चाहे सिंघम 1 या सिंघम 2 ले लो, भूल भुलैया 1, 2, 3, ये सब इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो जब मैंने बॉर्डर 2 का टीजर और ट्रेलर देखा तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लोग फिर से सनी देओल को ले आए हैं नॉस्टैल्जिया की वजह से। वो कुछ 2-3 अपने पैट्रियोटिक डायलॉग्स अपनी उसी आवाज में एओ करके बोलेंगे और थोड़े बहुत इस पूरी मूवी में वॉर सीन्स डाल देंगे, फाइटिंग होगी और खूब सारा सीजीआई डाला हुआ है उन्होंने। एक भी रियल लोकेशन पे कुछ इन्होंने शूट ही नहीं करा था। उस टीजर को देख के तो ये लग रहा था कि सब ग्रीन स्क्रीन पे शूट करा है और बस लो बन गई मूवी। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब मुझे पता चला टीजर ट्रेलर देखकर कि भाई सेम वॉर दिखाने वाले हैं 1971 का। मैंने कहा फिर बस कुछ इसमें नया होगा ही नहीं, बेकार ही देखने जा रहा हूँ मैं। इस मूवी में कोई इमोशन नहीं है, कुछ राइटिंग वाइटिंग कुछ होने वाली नहीं है। बट आई हैव टू से कि जब मैंने मूवी देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ हद तक तो गलत था, क्योंकि दिस मूवी हैड बोथ हार्ट एंड इमोशन। हाँ, पहले वाले जितनी अच्छी नहीं थी बट अच्छी थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बॉर्डर 2 की स्टोरी भी 1971 के वॉर को ही एक्सप्लोर करती है पार्ट 1 की तरह, बट पार्ट 1 में हमने वेस्टर्न साइड राजस्थान साइड के तरफ से वॉर को एक्सप्लोर करा था। इस बार हम वॉर को जम्मू श्रीनगर की तरफ से एक्सप्लोर करेंगे और अरेबियन सी की तरफ से एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें हम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तीनों का रोल देखेंगे कि क्या था। और फर्स्ट पार्ट की तरह इस मूवी में भी हम कुछ स्पेसिफिक सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और उनके थ्रू हम इस वॉर को देखेंगे। तो आई कैन कॉल दिस मूवी अ स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ द फर्स्ट वन, क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट भी सेम ही उठाया है पहली वाली मूवी से और वॉर भी हमने सेम ही एक्सप्लोर करा है जो फर्स्ट वाली मूवी में था। बट दोनों मूवीज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपस में है नहीं। हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन इस वजह से हो जाती है बिकॉज सनी देओल फर्स्ट वाली में भी हैं और सेकंड मूवी में भी हैं, बट उन्होंने दोनों मूवीज में ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करे हैं और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं। हाँ, इस मूवी में एक सीन भी डाला है जिससे वो दोनों मूवीज के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट थिंक बोथ द मूवीज आर रिलेटेड, दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट फिल्म्स। तो मूवी देखने के बाद जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो यही था कि चलो भाई एटलीस्ट इन्होंने कन्विक्शन तो दिखाई इस मूवी को बनाने में, क्योंकि बॉलीवुड में मेजोरिटी ऑफ मूवीज में सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगती है कन्विक्शन की, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो और चाहे एक्टिंग में हो। तो कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि इन्होंने पहली मूवी की लेगेसी की लाश तो रख ली कम से कम। अब अगर बात करें मूवी की राइटिंग और उसके स्क्रीन प्ले की, तो दोनों ही काफी अच्छे थे। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ लीनियर अप्रोच, मूवी की स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में आती जाती रहती है, जो कि मुझे सही लगा, क्योंकि इससे हमें 3 घंटे 20 मिनट के लंबे रन टाइम में कहीं पर भी बोर नहीं होते। एटलीस्ट मैं तो पूरी मूवी में कहीं बोर नहीं हुआ। मूवी में कोई भी सीन ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती डाला गया है या इसकी जरूरत नहीं थी। जितने भी सीन्स हैं जो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप्स, सोल्जर्स की कमराडरी और उनकी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करते हैं, वो सभी काफी अच्छी तरह लिखे हुए हैं। यू कैन एक्चुअली फील द इमोशंस। सीन्स की राइटिंग, उनमें जो डायलॉग्स हैं वो काफी ऑथेंटिक लगते हैं, और ये चीज मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड में मेजोरिटी ऑफ मूवीज में मिसिंग होती है। राइटिंग बहुत ही बेकार होती है और उससे भी बेकार होते हैं डायलॉग्स। मुझे इस मूवी में डायलॉग्स काफी अच्छे लगे। कुछ लोगों को वो पेट्रियोटिक डायलॉग्स जो थे मूवी में क्रिंज लग सकते हैं, बट अगर आपने सनी देओल की पहली की मूवीज देखी हो तो उसमें उस टाइप के डायलॉग्स होते ही हैं, और इस टाइप की मूवी में आई थिंक वो सूट भी करता है। मूवी में एक सीन है जहाँ पे वरुण धवन अपनी मुंह बोली बहन से कुछ मांगने को कहता है रक्षाबंधन पे, एंड वो कहती है कि समय आने पे मांग लूंगी। वो सीन इतना प्यारा था क्योंकि जो उसका बाद में पे ऑफ होता है वो बहुत ही इमोशनल था। और पूरी मूवी में थ्रू आउट ऐसे काफी सारे सीन्स हैं जिनका जो अल्टीमेट पे ऑफ था वो बहुत सही था, एंड ये सारे सीन्स ही बहुत केयरफुली प्लांट करे गए हैं थ्रू आउट द मूवी, जिससे आप उन सारे कैरेक्टर्स के साथ काफी इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो एंड आप उनकी स्टोरी में काफी इन्वेस्टेड रहते हो। गाइज, आई पर्सनली बिलीव अगर मूवी का हार्ट और उसका इमोशन सही जगह पर है ना, यू कैन स्टिल वॉच इट, क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो। देन यू कैन ओवरलुक अदर थिंग्स जिसकी वजह से मूवी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे मूवी का सीजीआई या उसका वीएफएक्स। और मुझे इस मूवी में वही बात अच्छी लगी कि इमोशनली काफी रिवेटिंग थी मूवी। बस हाँ, मूवी में जो आहान शेट्टी का पूरा सब प्लॉट था
वो मुझे इतना इमोशनली इन्वेस्टिंग नहीं लगा जितना मुझे दिलजीत या वरुण धवन का लगा था। उनका जो पूरा नेवी वाला सीक्वेंस था, मुझे उसकी राइटिंग भी इतनी कुछ खास नहीं लगी। उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना आर्मी को या एयरफोर्स वाले पार्ट को दिया था इन्होंने इस मूवी में। अब अगर बात करें मूवी में एक्टिंग की, तो मुझे लीड एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी सही लगी और स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वरुण धवन, क्योंकि उनको काफ़ी ट्रोल करा गया था। मुझे उनकी इस मूवी में एक्टिंग सही लगी। वरुण का हरियाणवी एक्सेंट थोड़ा अजीब लगता है स्टार्टिंग में, बट एज द मूवी प्रोग्रेसेस आई गॉट यूज्ड टू इट, तो मुझे ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। दिलजीत इज अगेन अ ग्रेट एक्टर, मुझे उनका काम काफ़ी सही लगा और मूवी में खुशी का माहौल उनके कैरेक्टर और उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा आता है। अब अगर सनी देओल की बात करें तो सच में यार सल्यूट है उस बंदे को। उनकी एज 68 है एंड उनका जो परफॉर्मेंस थी इतनी ज्यादा शानदार है मूवी में, और स्पेशली उनकी वॉइस वो आज भी वैसी ही है जैसे 20-25 साल पहले हुआ करती थी। एंड जिस कन्विक्शन और डेडिकेशन से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा है इस फिल्म में, बॉलीवुड के और जो वेटरन एक्टर्स हैं, सलमान खान एंड इवन प्रभास को इनसे लेसन लेने चाहिए कि उनकी डेडिकेशन अलग ही लेवल पर थी। मूवी के क्लाइमेक्स में एक ट्रेंचेस वाला सीन है जिसमें ऊपर से टैंकर्स जा रहे होते हैं, वो सीन इतना शानदार लगता है ना, मैं क्या बताऊं। हो सकता है उन्होंने स्टंट डबल का यूज करा हो, बट स्टिल मूवी में आपको दिखता है कि कुछ जगह पे उन्होंने स्टंट्स खुद भी करे हैं। एंड मोर देन दैट, उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में जो उनकी कन्विक्शन थी ना, वो नेक्स्ट लेवल ही थी। ही सिंगल हैंडेडली कैरीड द एंटायर फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स। मिथुन का म्यूजिक भी इस मूवी में कमाल का था। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स भी बहुत बढ़िया लगे मुझे। मिथुन ने जो अनु मलिक ने पहली मूवी में लेगेसी क्रिएट करी थी, उसका मान रखा है इस मूवी में। चाहे हिंदुस्तान मेरी जान वाला सॉन्ग हो या फिर कब आओगे, दोनों सॉन्ग्स का रिक्रिएटेड वर्जन मुझे काफी पसंद आया। और जब हिंदुस्तान मेरी जान एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द मूवी में जब भी प्ले होता है, इट लिटरली गिव्स यू गूज बम्स। एंड मूवी की पूरी एल्बम में मुझे गाने सभी अच्छे लगे, ऐसा कोई बुरा गाना नहीं लगा, बट द सॉन्ग दैट स्टूड आउट फॉर मी वॉज मिट्टी के बेटे। अलग ही लेवल का गाना था, और जो उस गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, कमाल के। आपको लिरिक्स वो इतनी बुरी तरह हिट करते हैं कि एक ना एक मोमेंट पे तो आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। अब इस मूवी का जो मुझे सबसे वीक पार्ट लगा, दैट वाज द ओवर यूज ऑफ सीजीआई एंड वीएफएक्स। आई अंडरस्टैंड एयरफोर्स और नेवी के लिए आपने काफी सीजीआई का यूज करा है, बट वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। नेवी का तो पूरा सब प्लॉट मुझे इसलिए भी बहुत बेकार लगा क्योंकि उसका सीजीआई बहुत ही बेकार था। मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। वो जितने भी सीन्स थे सबमरीन के और उनके, मुझे वो बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं लगे। मतलब मुझे वो पूरा नेवी का प्लॉट ही बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एयरफोर्स वाला भी जो पूरा सीक्वेंस था फाइटिंग का क्लाइमैक्स में, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे उसका सीजीआई अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और उस वजह से जब विजुअल्स ही अच्छे नहीं थे तो आई वाज़न्ट एबल टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन दैट। और मुझे मूवी में एक चीज से और बहुत प्रॉब्लम थी कि इस मूवी में ना फ्रेम्स कुछ ज्यादा ही क्लीन लग रहे थे, बहुत ज्यादा क्लीन, और कुछ जगह पे कलर ग्रेडिंग और स्पेशली जो शार्पनेस थी वो बहुत ज्यादा लग रही थी। मतलब पेड़ पौधे इतने ज्यादा ग्रीन लग रहे थे कि वो आंखों में खटक रहा था कुछ पॉइंट पे, और वो बहुत फेक लगता है। इनफैक्ट कुछ सीन में तो ऐसा था कि जो दीवारें थी बैकग्राउंड में, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पेंट हुआ है या फिर अभी अभी इन्हें बनाया है। बट हाँ, मुझे ये बात अच्छी भी लगी कि इन्होंने पूरी मूवी को ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं करा। राजा साहब और रीसेंट जो मैंने मूवीज देखी हैं वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की, वो सारी मूवी ऐसा लगता है ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट करी गई हैं। तो एटलीस्ट इन्होंने इस मूवी को रियल लोकेशन पे शूट करा, जो थोड़ा सा उसे रियल टच और ऑथेंटिक बनाता है मूवी। अब अगर बात करूं मूवी में एक्शन फाइटिंग, तो मुझे मूवी का एक्शन अच्छा भी लगा और नहीं भी लगा। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि भाई अगर आप एकदम वो रियलिस्टिक एक्शन चेज कर रहे हो ना, तो वो तो आपको इस मूवी में नहीं मिलेगा। वो अपना टिपिकल इंडियन मूवीज जैसा स्लो मोशन स्टाइलाइज एक्शन ही है इस मूवी में, बट मैंने उससे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करा नहीं था, तो मुझे वो इतना वियर्ड लगा नहीं। एंड क्लाइमेक्स में कुछ एक्शन सीन्स काफी अच्छे लगे मुझे, स्पेशली एक वरुण धवन का सीन है जब वो ट्रेंचेस में भाग रहे हैं, तो उस सीन में जो कैमरा वर्क था मुझे वो भी काफी पसंद आया। एंड जिस तरीके से उस सीन को कोरियोग्राफ करा गया था, मुझे काफी सही लगा वो। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले बात करी थी कि राइटिंग अच्छी है, काफी कन्विक्शन दिखती है, तो कन्विक्शन की बात मैं इतनी ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉलीवुड मूवीज में मुझे बहुत मिसिंग लगती है ये चीज। अभी रिसेंट जो मूवीज हैं उसमें हर डिपार्टमेंट में लैक ऑफ कन्विक्शन दिखाई देता है, एक्टिंग में, राइटिंग में, डायरेक्शन में। बट इस मूवी में सच में मुझे वो चीज दिखाई दे रही थी कि भाई हाँ, इन्होंने मेहनत तो करी है। क्लाइमेक्स में एक सीन है जहाँ पे दिया जल रहा होता है एंड उस दिया को हवा से बचाने के लिए एक लेटर आ जाता है। मतलब जब आप वो मूवी में देखते हो ना सीन, तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और इतना डीप मीनिंग था मूवी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये थ्रू आउट मूवी में दिखेगा, ऐसे काफी सारे सीन्स हैं। एक सीन में दो सोल्जर्स का दिखाया था एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट
ऑफ द लेटर्स दैट दे रिसीव, तो उसमें एक की माँ का नाम पार्वती होता है, फिर वो दूसरा बंदा अपनी बेटी का नाम पार्वती रखता है। मुझे वो सीन काफ़ी इमोशनल लगा था। एंड ये सब जो छोटे-छोटे सीन्स हैं ना, और सोल्जर्स के बीच में भी जो दिखाया है, उनकी फ्रेंडशिप और वो, जब वो एस्टैब्लिश आप अच्छे से कर देते हो ना, तो क्लाइमेक्स में उसका पे ऑफ बहुत प्यारा होता है। क्योंकि आप सारे कैरेक्टर्स में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो कि उनके साथ कुछ भी होता है, तो अब वो आपको इमोशनली बहुत हिट करता है। और ये मूवी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। ऑल इन ऑल मुझे बॉर्डर 2 अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा सही लगी। हाँ, हो सकता है कि पहली मूवी जितनी नहीं है, कोई मास्टरपीस भी नहीं कहूँगा मैं इस मूवी को, बट इट वाज़ अ गुड अटेम्प्ट। और ऑडियंस के इमोशंस का इन लोगों ने ध्यान रखा है। पहली मूवी की लेगेसी का ध्यान रखा है कि भाई कुछ भी बेकार टट्टी नहीं बना दिया इन्होंने। अगर आपको पहली वाली मूवी पसंद आई थी और नॉस्टैल्जिया की वजह से आप इस मूवी को देखने का सोच रहे हो, देन यू कैन वॉच इट। ये मूवी डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी, बट हाँ, पहली मूवी जितनी बढ़िया भी नहीं है।